आज अपनी पहली क्लास है, तो सभी ध्यान दीजिए। सभी का स्वागत क्लास में आने के लिए। पदार्थ विज्ञान डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। BMS फर्स्ट ईयर ओनली। देखो पहला पॉइंट है इसमें ऊपर ही ऊपर स्लाइड में, BMS फर्स्ट ईयर। जो स्टूडेंट 2019 बैच का है, 2019 बैच का है, ठीक है, और जो उनके पदार्थ विज्ञान में बैक है, या फिर वो जो आयुर्वेदा को अच्छे से समझना चाहते हैं, जो पदार्थ विज्ञान को अपनी वीक सब्जेक्ट समझते हैं कि इसमें पास नहीं हो पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए मैं एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपर्स बच्चे तो वैसे ही क्लास लेंगे नहीं, इसलिए जो बच्चा कमज़ोर है, एक कहानी सुनी होगी आपने कि टॉपर को अच्छे मार्क्स दिलाना अच्छी बात है। जैसे 90 वाला कोई बच्चा 90% बना रहा है, उसको मेरिट में लाना बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा है उसको फर्स्ट डिवीजन तक पहुँचाना बहुत काबिलियत की बात है। तो मैं जो बच्चे कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए, और जो अपना आयुर्वेद में अच्छा इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से पदार्थ विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट हैं BMS फर्स्ट ईयर में, उनमें से एक पदार्थ विज्ञान है। सेकंड लाइन देखिए, 5 सब्जेक्ट हैं BMS फर्स्ट ईयर में, उनमें से एक सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान है, मतलब मेटाफिजिक्स। 2 पेपर हैं, पेपर प्रथम, पेपर द्वितीय। क्लियर। अब अपने इस कोर्स की फीस क्या रहेगी कि कंप्लीट कोर्स दोनों पेपरों का विद नोट्स, स्लाइड शो हो रही है, सबको शो हो रही है, आप ध्यान से देखो कि पदार्थ विज्ञान डेमो क्लास के नाम से स्लाइड है, हो रही है, देखो कमेंट आया, क्लास स्लाइड शो हो रही है। कोर्स फीस है 1199, मतलब 1199 रुपये। देखो 2 पेपर हैं, दोनों पेपरों का कंप्लीट कोर्स विद डिटेल विद डाउट सॉल्यूशन आपको 1199 रुपये में आपके सारी पदार्थ विज्ञान सॉल्यूशन मैं आपको ऑनलाइन स्टडी कराऊंगा। टाइम क्या रहेगा क्लास का? टाइम रहेगा 5 to 6 PM। तो जो इस समय डेमो क्लास का टाइम है वही अपना टाइम रहेगा। टाइम 5 से 6, मतलब ओनली 40 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें 10 मिनट डाउट सॉल्यूशन रहेंगे और 5 से 7 मिनट ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा। अपना स्थान क्या रहेगा क्लास का? गूगल मीट। क्लियर। 31 दिसंबर तक कोर्स संपूर्ण करा दूंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। 31 दिसंबर यानी कि अपना 1 मंथ और 5 डे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अब अभी कमेंट आया कि हिंदी में कैसे समझें, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे संपूर्ण कोर्स के विद हिस्ट्री। जो आपको सबसे कमज़ोर लगती है ना, हिस्ट्री के नोट्स कहीं मिलते नहीं हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सारी, शुरुआती चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक के। व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब आफ्टर नोट्स एंड क्लास, जब आप मेरे को नोट सबमिट कर दिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, कौन से बच्चों के लिए? जो प्रीमियम जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और क्लास के बाद में अपन ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, क्लास के जो टॉपिक हुआ है उसमें डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट है आपका, किसी भी तरह का डाउट पदार्थ विज्ञान से संबंधित, वो उसको सॉल्यूशन करेंगे अपन। दिसंबर एंड में अगर एग्जाम हुए तो कोशिश करेंगे अपन 25 से 26 तक कोर्स पूरा हो जाएगा। आफ्टर डेमो क्लास, इस क्लास के बाद में रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट इमीडिएटली। तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि ग्रुप में आपको पता है कि 120 और 115 के लगभग बच्चे हो चुके हैं, और मुझे ओनली 90 स्टूडेंट चाहिए। ग्रुप में आपको बता दूंगा कौन सा ग्रुप है, टेंशन मत लीजिए, कौन सा ग्रुप बनाऊंगा मैं। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको मैं अलग से एक स्पेशल ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो आफ्टर डेमो क्लास रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट इमीडिएटली। रजिस्ट्रेशन विल बी 100 स्टूडेंट लिख रखा है इस PDF में, लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया ओनली 90 स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे नहीं करनी। तो 120 स्टूडेंट के नाम आ चुके हैं मेरे सामने, उनमें से जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके 90 बच्चों का मैं इस ग्रुप में ऐड करूँगा, क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करूँगा। 30 बच्चे जो बच्चे को क्लास समझ में नहीं आई है तो वैसे भी कम पड़ जाएंगे, या फिर बहुत से रीज़न है, मैं क्योंकि ज़्यादा बच्चे लेना नहीं चाहता। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी डिलीवर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें ऐड हो आप, उसमें मिल जाएगी। नाउ क्लास स्टार्ट। ये तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन था,
तो जो बच्चे लेट आए हैं ना, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल बातें थी क्लास से संबंधित, वो बता दी मैंने। अब आते हैं पदार्थ विज्ञान के बाद में। जब अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर हैं, ठीक है। तो अपन आज प्रथम पेपर की बात करेंगे डेमो क्लास में। तो प्रथम पेपर का पहला टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण में 4 टॉपिक आते हैं, मतलब 4 सब टॉपिक हैं। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा स्टडी करने लग जाते हैं, समझते नहीं है चीज़ को कि क्या किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से उसको समझना है, बस रटने लग जाते हैं। फिर जब समझ में नहीं आता तो क्या बोलते हैं कि पदार्थ विज्ञान टफ है। आपने किससे सुना कि पदार्थ विज्ञान टफ है? अपने सीनियरों से। सीनियरों ने किससे सुना? उनके सीनियरों से। तो एक धारणा बन गई कि पदार्थ विज्ञान टफ है। और एक्चुअली में पदार्थ विज्ञान इतनी ईजी सब्जेक्ट है कि इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका और आप आराम से समझने लग जाओगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को समझना पड़ेगा। जैसे कि सिलेबस में कितने पार्ट हैं, किस तरह का सिलेबस है। अब ऑल इंडिया में सिलेबस सेम है क्योंकि सीसीआई ऑल इंडिया को रेगुलेट करता है। अब इस क्लास में प्रत्येक अलग अलग राज्य के बच्चे हैं, एमपी के भी हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, मतलब हर तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं। तो सीसीआई सिलेबस एक सेट करता है, तो उसी के अनुसार अपन को स्टडी करनी है, सिलेबस को समझना है। अब सिलेबस सेट करने वाले व्यक्ति, अब सिलेबस को सेट करने वाले जो व्यक्ति हैं अपने से कितने, क्योंकि उन्होंने बीएमएस किया, उसके बाद में पीजी की, उसने पीएचडी की, फिर सीसीआई के सदस्य बने, कितने ज्ञानवान व्यक्ति हैं। तो उन ज्ञानवान व्यक्तियों के अपन को उसकी नॉलेजों के आधार पर सिलेबस को समझना है। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आपके लिए पदार्थ विज्ञान ईजी हो गया। तो आज की डेमो क्लास में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो पहला पॉइंट है आयुर्वेद निरूपण। अब इसमें 4 सब पॉइंट हैं। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति, सिद्धांत के लक्षण एवं प्रकार, सिद्धांत लक्षण और आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय एवं महत्व, जो पहला टॉपिक है। अब ये कितने नंबर में आता है? जब आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपना यही होता है कि भाई अपन आयुर्वेद में आए हैं, तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेद कैसे बना है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उत्पन्न हुआ। उसके बाद में फिर आता है एक दूसरा सिद्धांत। जब अपन बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते हैं तो तब तक अपन को पता ही नहीं होता कि आयुर्वेद कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि अपन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टडी करके आते हैं। तो अपने लिए सब न्यू होता है, मतलब नया नया होता है। तो इस चीज़ को एक प्रैक्टिकली तौर पे समझेंगे तो ही समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट था आयुर्वेद निरूपण, उसके 4 सब पॉइंट हैं। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति, सिद्धांत के लक्षण एवं प्रकार, सिद्धांत लक्षण, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय एवं महत्व। ये अपने 4 सब टॉपिक हैं। जब तक आपको आंसर याद नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन याद करो, मतलब पहले सिलेबस को समझो। अब दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा सिलेबस का पॉइंट है मेन, आयुर्वेद दर्शन निरूपण, मतलब दर्शन। आयुर्वेदीय मूलभूत सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि, दर्शन शब्द का अर्थ एवं निरुक्ति, दर्शनों की संख्या एवं श्रेणी विभाजन एवं पदार्थ लक्षण। अब देखो ये दूसरे पॉइंट का 2.4 है ना, पदार्थ लक्षण। यहाँ से सिलेबस की नींव बनती है, क्योंकि पदार्थ बताएं कितने? 6, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले अपन क्लास में एडमिशन लिया बीएमएस फर्स्ट ईयर में, तो क्या पढ़ेंगे? आयुर्वेद। तो पहला पॉइंट था अपना आयुर्वेद, आयुर्वेद स्टडी कर लिया अपन ने, आयुर्वेद को समझ लिया। फिर है आयुर्वेद दर्शन, क्योंकि दर्शनों से बहुत जुड़ाव है आयुर्वेद का, तो दर्शन समझ लिए। अब उसके बाद में आए थे दर्शन का एक चौथा पॉइंट है पदार्थ लक्षण। पदार्थ कितने बताएं आयुर्वेदा में? 6, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। तो ये सारे द्रव, अगला चैप्टर आ गया फिर द्रव, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैंने क्या बताया, जो सीसीआईएम के सदस्य हैं जिस तरीके से उन्होंने सिलेबस को सेट किया है उसी तरीके से अपन को समझना है। तो द्रव निरूपण। फिर अगला है, ये था देखो 50 नंबर का पार्ट है। ये 3 चैप्टर ओनली 50 नंबर में आते हैं, और आप इतना कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमको इतना सिलेबस समझ में नहीं आता। देखो बड़े आराम से, सबसे पहले अपन बीएमएस में आए तो क्या पढ़ेंगे? आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक शब्द की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, सिद्धांत की परिभाषा। फिर है आयुर्वेद का लगाव दर्शन की ओर होता है, तो दर्शन के बारे में जान लिया। फिर है एक पॉइंट है पदार्थ, क्योंकि मेटाफिजिक्स पदार्थ विज्ञान तो स्टडी कर रहे हैं, तो पदार्थ कितने हैं? 6। तो द्रव, अब द्रव विज्ञान के सब टॉपिक कितने हैं? द्रव के लक्षण हैं, महाभूत प्रकरण है, काल निरूपण है,
दिशा निरूपण है, आत्म तत्व निरूपण है, पुरुष वर्णन है, मनो निरूपण है, पंच महाभूत एवं त्रिगुण की मानस एवं देह प्रकृति का निर्माण में कारणता, तमो निरूपण। बड़े सब पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को आराम से और ना अच्छे नोट्स के साथ समझाऊंगा। अब आता है ये 50 नंबर में थे, 3 चैप्टर कितने नंबर में है? 50। अब अगला जो 4th नंबर का अनुभाग 2 में मतलब सेकंड पेपर, गुण विज्ञानी है। गुण की परिभाषा है चरोक्त 41 गुणों का न्यायिक गुणों से संबंध, जो चरक के अनुसार आचार्य चरक। अब आचार्य चरक का बार बार वर्णन आएगा क्योंकि अब एग्जाम आने वाले का टाइम है, तो आचार्य चरक को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। गुणों का आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोग। अब पदार्थ विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आयुर्वेदीय उपयोग क्या है। जैसे गुण का आयुर्वेदिक उपयोग है, कर्म का आयुर्वेदिक उपयोग है, ठीक है, सामान्य का आयुर्वेदिक उपयोग है, इस तरीके से हर चीज़ का। अब गुण के बाद में अगला पदार्थ था कर्म, कर्म के बाद में अगला पदार्थ है सामान्य, सामान्य के बाद में विशेष और विशेष के बाद में समवायी। मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से अपन आयुर्वेद में आए तो आयुर्वेद को जाना, फिर दर्शन को जाना, दर्शन के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार 6 पदार्थ हैं तो उन 6 पदार्थों को जानते हैं इस तरीके से। अब 6 पदार्थ के बाद में एक पदार्थ और बचता है अभाव, जो है अपना अभाव विज्ञानी है, ठीक है। तो एक अभाव के बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसके आंसर कैसे आपको देने वो मैं आपको बताऊंगा। नोट्स मैं आपको सबमिट कराऊंगा, जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक सिलेबस का एक छोटा सा डेमो बताया था कि सिलेबस को किस तरीके से समझना है, कि सिलेबस को इस तरीके से समझना है कि अपन आयुर्वेदा में आए, BMS फर्स्ट ईयर में आए, तो अपन को क्या पता था भाई आयुर्वेद, अपन को आयुर्वेद स्टडी करनी है, तो आयुर्वेद की शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्ति अपन को जाननी है। उसके बाद में उसके क्या सिद्धांत हैं, मूलभूत क्या बेस क्या है उसका, वो जाना। फिर अपन दर्शन स्टडी करते हैं क्योंकि दर्शन आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अपन सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं कि मेटाफिजिक्स, कि भाई पदार्थ विज्ञान कितने पदार्थ बताए हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, भाव और अभाव। भाव कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, द्रव्य, गुण, सामान्य, कर्म, विशेष, समवाय। और अभाव के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से एक पहला पेपर पूरा इजी वे में मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया कि ये फर्स्ट पेपर में अपन को स्टडी करना है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद निरूपण मतलब पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टेमेटिक तरीके से। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति, और इसी तरीके से मैं आपको सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, मतलब सारे चैप्टरों के बताऊंगा, एक सिस्टेमेटिक पॉइंट टू पॉइंट। यह आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु एवं वेद। इसमें आयु का अर्थ है जीवन तथा वेद शब्द विद धातु से बनता है, जिसमें विद ज्ञान के अनुसार जानना, ज्ञान करना या विचार करना अर्थ होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब बहुत से स्टूडेंट आयुर्वेदा में एडमिशन ले लिया लेकिन उनको आयुर्वेद के बारे में पता नहीं होता। तो जो CCIM के सदस्य हैं उनका भी यही मतलब होता है कि उनको यही कि पहले समझाएं कि जिस क्षेत्र में अपन आए उसका आसपास का विचरण कैसा है उसके बारे में समझाओ। तो इसी तरीके से है कि आयुर्वेद के बारे में लोग बता रहे हैं अपन को कि आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु एवं वेद। आयु का अर्थ है जीवन। जीवन से मतलब है कि अपन को जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीवन में अपन क्या करते हैं। इस जीवन का मतलब है 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना, काम, अर्थ, मोक्ष। वेद शब्द विद धातु से बना है अथवा विद ज्ञान के अनुसार जानना, ज्ञान करना या विचार करना अर्थ होता है। अतः संयुक्त रूप से अर्थ हुआ कि जो शास्त्र, देखो अब यहाँ से परिभाषा स्टार्ट हुई है। अब देखो मैं आपको इस सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँ तो आपको लिखना है आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु एवं वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का मतलब होता है जानना, मतलब अपने जीवन को जानना, अपने जीवन को समझना। अब अलग अलग आचार्य, जैसे मेरा एक अलग तरीका वर्णन करने का, आप अपने टीचर से स्टडी करोगे वो अलग तरीके से बताएंगे। तो एक सीमित नहीं है, अपन ने स्टडी किया ना कि आचार्य चरक अलग बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत अलग बोलते हैं, आचार्य वाग्भट अलग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विविधताएं हैं आयुर्वेद में, जिसको जैसा अच्छा लगता है वर्णन करने में उसको उसी अनुसार सुटेबल से वर्णन करता है। तो जो शास्त्र आयु की संपूर्ण सत्ता का ज्ञान कराता है, संपूर्ण सत्ता मतलब पूरे जीवन का, कि कैसे मोक्ष प्राप्त करना है लास्ट का, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, उनमें से मोक्ष आता है, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है वो आयुर्वेद ही बताता है अपन को। सुख आयु, दुख आयु, इथायु, अहितायु, यह आयुर्वेद है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये क्या है, सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है, इथायु क्या है, अहितायु क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए
स्किप मारते हैं क्योंकि अगला पॉइंट यही आएगा, इसको मैं वहाँ पे समझाऊंगा आराम से। शास्त्र दृष्टि से शास्त्र क्या है? जो आप्त पुरुष क्या होते हैं? जिनकी वाणी हमेशा सत्य हो, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ होता है उसको शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराने वाला हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब शास्त्र कैसे ज्ञान कराएगा आयुर्वेद का? क्योंकि शास्त्रों में आप्त पुरुषों के बारे में, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों के द्वारा जो शास्त्र लिखे होते हैं ना, उसमें बताया होता है कि किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए। अगर आप कर्म सही ढंग से नहीं करोगे तो आपकी आयु का क्षीण होगा। आप सही प्रकार से आहार विहार का सेवन नहीं करोगे तो आयु क्षीण होगी। आप अच्छा आहार विहार का सेवन करोगे तो आयु की वृद्धि होगी। तो ये सब आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद में अपन ने अष्टांग स्टडी किया है सबने, तो अष्टांग में बताया कि आहार का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। मिथ्या आहार विहार मतलब व्याधि उत्पन्न होने का आयुर्वेद में सबसे बड़ा स्रोत बताया मिथ्या आहार विहार। तो इसका सिंपल सी मतलब है जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराए, मतलब कितना व्यक्ति जिएगा उसका ज्ञान कराने वाला, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब देखो, जिसमें आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। यह विद शब्द अनेक अर्थों को बताने वाला होता है, तथा भी जिस शब्द से आयुर्वेद के अस्तित्व का ज्ञान हो, जिस शास्त्र से आयु के विषय में जाना जाए, जिसमें आयु के संबंध में विचार किया जाए तथा जिसमें आयु को प्राप्त किया जाए, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। अब देखो, इस लाइन में सारी बातें आ गई। सारा आयु यानी जीवन, अपने जीवन कि कोई तो व्यक्ति 60 साल तक ही जीता है, कोई व्यक्ति 100 साल तक जीता है, ऋषि मुनि 150 साल तक जीते हैं, हिमालय पे तप करते हैं। क्यों? क्योंकि सब ज्ञान है आयुर्वेद में। इस ज्ञान को अपन को जानना है। जो इस ज्ञान को अपन को मतलब सिखाता है, मतलब किसी टीचरों के माध्यम से, बुक के माध्यम से, वो आयुर्वेद है। अब है आयुर्वेद की परिभाषा, ऑफिशियली परिभाषा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। कौन सी परिभाषा लिखी है? हिता हितम सुखम दुखम आयु हितस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो ये कोटेशन पे इंपॉर्टेंट लगाओ। अब मैं वही कोटेशन को रिपीट करूंगा जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो मैंने इस कोटेशन को बोला है तो आपको समझ लो कि ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। हिता हितम सुखम दुखम आयु हितस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। जिस शास्त्र में, अब शास्त्र का मतलब समझ गए ना आप कि आप्त पुरुष क्या होता है? जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो मतलब एक तरीके से कभी उसकी वाणी झूठ नहीं सफल नहीं होती। उसने बोल दिया कि आज बारिश होगी तो बारिश होगी, उसने बोल दिया कि आज सूरज नहीं उगेगा तो नहीं उगेगा, क्योंकि उसकी वाणी में इतना तप है, इतना प्रभाव है। तो जिस शास्त्र में हितायु यानी हितायु का सामान्य सा मतलब होता है कि जो अपने हित में हो, सब कुछ सुखी आयु, मतलब सब कुछ हित का करने वाला हो, दूसरों का सर्व कल्याण करने वाला हो, सर्व समाज का हित सोचने वाला हो। ठीक है, मतलब एकदम दयावान पुरुष, किसी का बुरा चाहने वाला नहीं हो। अहितायु का मतलब क्या है कि ऐसी आयु, अपना ऐसा जीवन जो अपने ईर्ष्या करें किसी से, कि द्वेष करें, नहीं यार वो कैसे तरक्की हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एमओ बन गया, उसका पीजी में सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब आता है दुख आयु। एक सुख आयु होती है, उसमें सुखी मतलब क्या होता है? उसका अच्छे से स्टडी कर रहा है, अच्छे से समझ रहा है, अच्छा उसने जैसा चाहा, उसको पीजी में जैसी सब्जेक्ट चाहिए उसको वैसी सब्जेक्ट मिल गई, मतलब एक तरीके से सुखी है, जिसने उसमें जैसा चाहा उसने वैसा पाया अपने जीवन में। एक होती है दुख आयु, मतलब दुखी, जैसा उसको चाहिए वो मिलता ही नहीं है, हमेशा परेशान रहता है, कटा सा रहता है व्यक्ति। तो 4 तरह के जीवन बताएं, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन तथा आयु के लिए हितकर, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन जिस शास्त्र में है, और आयु के लिए हितकर मतलब कि अपनी जीवन के लिए क्या हितकर है, कौन सा खाना पीना अच्छा है, कौन सी ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए जिससे कि आयु बढ़े, कैसा अपन को। अंजलि मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे याद करने हैं। आयु के लिए हितकर व एवं अहितकर। अहितकर मतलब किस तरह का आहार विहार अपन को सेवन नहीं करना चाहिए, अपन को तेज धूप में नहीं निकलना चाहिए, तेज सर्दी में नहीं निकलना चाहिए, कि अपन को जो भी मतलब अपने जीवन से संबंधित लाइफ स्टाइल, किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किस तरीके से हितकर मतलब लाभशाली और अहितकर मतलब दुखदायी या हानिकारक, इन सब का ज्ञान कराने वाला हो, वह शास्त्र मतलब आयुर्वेद है, वह आयुर्वेद कहलाता है।
अब ये भी कमेंट आया है कि कैसे याद करें, श्लोकों को कैसे याद करें। जैसे पहले तो सेलेक्टिव श्लोक करो। आयुर्वेद में इतने सारे श्लोक हैं, आप सारों को याद नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले सेलेक्टिव करना पड़ेगी। भाई ये श्लोक आपको याद करना है, तो उसको पहले लिखो अपने पेन से, अपनी रफ कॉपी में, या जो अपनी एक डायरी उसमें लिखो। जो श्लोक याद करना है उसको लिखो, और उसको ऐसी जगह लिखो जो आपको दिन में एक बार तो स्टडी करनी पड़े। अब मैंने कैसे याद किया, हिता हितम सुखम दुखम आयु हित से हिता हितम मानम च तत्र युक्तम आयुर्वेद से उचित है, क्योंकि मैंने इसको इतनी बार बोला है, सुबह उठते शाम बैठते जागते, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया, तो मुझे तो नॉलेज होनी चाहिए ना इस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें। अब आता है आयु के लक्षण एवं व्युत्पत्ति। तो सीधी सी बात यह है कि आयुर्वेद में जिसमें 4 प्रकार की आयु हैं, उनका ज्ञान हो, क्या हितकर है क्या हितकर है। अब हितकर का मतलब होता है कि क्या लाभशाली है, और अहितकर का मतलब क्या नुकसानदायक है। अपन दोस्त बनाते हैं ना, दोस्त तो खैर फिर भी एक फ्रेंडली हो गया। जैसे अपन किसी से बात करते हैं, बैंक में जाते हैं, पेन नहीं होता तो किसी से मांगते हैं पेन, तो अपने लिए लाभदायक है सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके पास पेन है, पेन मांग रहे हैं। किसी के पास अपन रास्ते में जा रहे हैं, कुछ गुंडे टाइप के लड़के खड़े हैं, तो अपन क्यों बोलेंगे उससे, अपन को पता है कि इनसे छेड़छाड़ करेंगे तो ये अहितकर है अपने लिए। तो एक तरह से एग्जाम्पल दिया है कि उसको ऐसे रिलेट मत करना, लेकिन जो अपन को पता होता है, और ये पता किससे चलेगा अपनी लाइफ का, आयुर्वेद से। तो इसका ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। आयु के लक्षण एवं व्युत्पत्ति। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु। अपनी बॉडी, शरीर, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, 11 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 उभयेंद्रियां मतलब मन। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 1। तो इंद्रियां सहित मन एवं आत्मा का। अब देखो क्यों बोला आयु, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु उच्चते। अपना कोई व्यक्ति मर जाता है, डेड बॉडी हो गया, तो उसमें इंद्रियां भी हैं, ठीक है, तो लेकिन अपने उसमें मन और आत्मा का संयोग नहीं है, क्योंकि मन और आत्मा साथ में चलते हैं। इनका एक समवाय संबंध है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर आत्मा चली गई तो भी व्यक्ति डेड है, मन चला गया तो भी व्यक्ति डेड है। मन तो फिर भी चंचल होता है, कभी कभी रहता बॉडी में है, लेकिन अपना ध्यान नहीं होता, लेकिन आत्मा का संयोग होना चाहिए। इंद्रिय सहित मन एवं आत्मा का शरीर के साथ जितने समय तक संयोग बना रहता है, उस समय या काल को आयु कहते हैं। कि जब तक अपनी बॉडी है, उसमें आत्मा का निवास है, तब तक ही आयु है। आपने जन्म लिया, आयु उसके साथ बॉडी आई, बॉडी के साथ आपके साथ आत्मा थी। क्योंकि अपन जब बच्चा रोता नहीं है तो अपन एक चपाट लगाता है ना डॉक्टर, तो ऐसा लगता है कि बच्चा जीवित है। तो जब तक कोई व्यक्ति डेड नहीं होता, मतलब मरता नहीं है, उसको आत्मा छोड़ के नहीं जाती, वो सब आयु है। तो सबकी अलग अलग आयु है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 80 साल। ये सब डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल पे, वो किस तरह का आहार विहार का सेवन करता है, किस तरह के आवास में रहता है, किस तरह की अपने जीवन को यापन करता है, वो सब डिपेंड करता है अलग अलग। तो साथ जितने समय तक संयोग बना रहता है, उस समय या काल को आयु कहते हैं। तो जैसे कि अभी तक मैं 25 साल का हो चुका हूँ, और 25-50 जैसा मेरा लाइफ स्टाइल है, उसके अनुसार मेरी आयु डिसाइड हो चुकी है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के हिसाब से मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, च्यवनप्राश का सेवन करना होगा, कवल गंडूस करने होंगे। तो जो क्रिया विधि बताइए आयुर्वेद में, दिनचर्या बताइए, उसका फॉलो करना होगा, तो मेरी आयु बढ़ सके। तो सारा सिस्टमेटिक आयु मतलब अपना जीवन, जन्म से लेकर मरण तक के समय को आयु कहते हैं, जीवन कहते हैं। अब आते हैं आयु के प्रकार। एक सिंपल सी बात है, आयु के लक्षण। तो लक्षण और परिभाषा जब भी आए आप, तो एक ही बात समझना, तो परिभाषा ही पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयु के लक्षण लिखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयु के लक्षण लिखिए, तो आपको उसमें परिभाषा लिखना है। और ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, शरीर इंद्रिय सत्ता आत्म संयोगे, तो आपको ये श्लोक याद करना है। इसको आप हेडिंग मार लो, स्टार मार्क मार लो। आयु से आप क्या समझते हैं, इस नाम से क्वेश्चन आएगा। तो 2 श्लोक बता दिए अब तक मैंने, आयुर्वेद की परिभाषा वाला और आयु की श्लोक वाला। मैं श्लोक बहुत कम बताऊंगा, पूरे पदार्थ विज्ञान कम से कम 15 से 20 श्लोक बताऊंगा मैं आपको, ओनली जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इंग्लिश में, हिंदी में जो आप याद करना चाहें कर सकते हो। अब आते हैं आयु के प्रकार। मैंने आपको बताया कि आयु 4 प्रकार की है, पहले ही बता चुका हूँ। यह आयु 4 प्रकार की होती है, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। जन्म लेने के पश्चात किस व्यक्ति की आयु उसके शरीर निर्माण एवं क्रियाकलापों से हितकर, अहितकर,
सुखी एवं दुखी है, इस विषय में भी ज्ञान जानना आवश्यक है। अब ये बोल रहा है कैसे कि भाई जन्म के बाद में सब व्यक्ति जन्म लेते हैं, बच्चे ही तो जन्म लेते हैं। अब उस व्यक्ति की आयु कैसी रहेगी, सुख आयु रहेगी कि दुख आयु रहेगी, हित आयु रहेगी, अहित आयु, उसका आचरण पे डिपेंड करता है, उसके आहार विहार पे डिपेंड करता है, उसकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, उसके ज्ञान पर डिपेंड करता है। बहुत से व्यक्ति गलत संगत का असर लेते हैं तो उसकी लाइफ ऐसे दुखायु होती है, या फिर अहितकर मतलब दूसरों का भला बुरा करने वाली होती है। बहुत से व्यक्ति सत्वज्ञानी पुरुषों के संबंध में आते हैं, अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि अच्छा, तो व्यक्ति अच्छा बनता है। तो ये सब ये बताया कि ये सब हितायु और सुखायु में क्या डिफरेंस है। हितायु और सुखायु में डिफरेंस ये है, हितायु मतलब दूसरों का हित सोचने वाला, मतलब दयावान, जो कभी किसी का बुरा ना सोचे, वो होती है हितायु। और सुखायु जिसमें अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी हो रही हैं सारी, कि मुझे आज घूमने जाना है तो उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था हो गई, ऑटोमेटिक फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा है तो उसको जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है, मतलब सुख है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये 4 प्रकार की आयु है, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु। अब आपने सोचिए कि आप किस आयु में जी रहे हैं, कि आप सुख आयु में हैं कि हित आयु में है कि अहित आयु में। अगर आप अपन को सुख आयु में आना है तो इसके अनुसार अपन को काम करना होगा, समझना होगा, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। आयु के पर्याय, अब देखो ये शरीर इंद्रिय सत्य आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यज्ञ से अनुबंधे पर्याय रोचते उच्चते। अब आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो मैंने पहले बताया ना, छोटा वाला भी चलेगा, एक लाइन वाला, लेकिन इसमें पर्यायवाची साथ में है तो आप इसको भी याद कर सकते हो, करना चाहो तो। जो बच्चे स्टडी वाले होते हैं वो इसको ही करते हैं, और जो मुझ जैसे होते हैं, यस, चारों आयु एक जीवन में हो सकती हैं, आराम से हो सकती हैं, और टाइम एक दिन में ही हो सकती हैं। ऐसे नहीं कि अलग अलग टाइम करने की जरूरत नहीं है, आपको एक दिन में चारों आयु का अनुभव हो सकता है। आयु के पर्याय, प्राणियों को का शरीर, आत्मा, मन एवं इंद्रियों के संयोग से जितने समय तक का काल तक चेतन रूप से बने रहने, उस काल या समय को आयु कहते हैं। चेतन यानी उसमें चिंतन है, उसमें मतलब जीव है कि सजीव है। चेतन जब खत्म हो जाता है, व्यक्ति में नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति डेड हो जाता है, मृत घोषित हो जाता है, तो उसको अनेक नामों से जानते हैं। अब आयु के पर्यायवाची आप समझो ना, सिनोनिम्स। तो आयु को अपन बोलते हैं धारी, जीवित, नित्यज्ञ, अनुबंध। अब इनको ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, धारी क्यों बोला, अर्थात धारी को सड़ने गलने से रोकने वाला, शरीर को धारण करने वाला होने से धारी कहा गया। कि आयु ऐसी होती है भाई, ऐसे थोड़ी है कि भाई जैसे जैसे आयु बढ़ रही है कि शरीर सड़ने और गलने लग जाता है, नहीं, शरीर वृद्धि की ओर, विकास की ओर अग्रसर होता है। तो मतलब शरीर को धारण करती है एक तरीके से, इसलिए धारी यानी धारण, तो शरीर का धारण करती है आयु। जीवित, प्राणों का धारण करने वाली होने से जीवित नाम गया, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ही तो आयु है, जीवन समाप्त आयु समाप्त, सिंपल सी बात है। जीवित आयु का पर्यायवाची है। नित्यज्ञ, नित्य यानी प्रति आयु क्षीण होती रहती है। अपन बर्थडे मनाते हैं, अपन 1 साल बड़े हो गए तो बर्थडे मनाएंगे, तो एक्चुअली में अपनी आयु क्षीण हो रही है, और आयु क्षीण होने की अपन खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं अपनी आयु क्षीण हो रही है। नित्य मतलब निरंतरण, जिस तरीके से अपन बोलते हैं ना, जैसे गाँव की भाषा में, लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ब्याज निरंतर बढ़ता जाता है, ब्याज कभी कम थोड़ी होता है, किसी से पैसे लेते हैं तो ब्याज बढ़ता है, उसी तरीके से आयु निरंतर क्षीण हो रही है, मतलब बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब अपना जितना भी जीवन था, मतलब कोई व्यक्ति 60 साल जीता है तो उसमें से 1 साल तो कम हो गया ना, और व्यक्ति खुशियाँ मनाता है कि बर्थडे मना रहा है, उल्टा 1 साल उसका कम हो गया फिर भी खुशियाँ मना रहा है सब, ठीक है। तो नित्य प्रति आयु क्षीण होती रहती है या चलती रहती है, इसलिए इसे नित्य कहा गया। कभी रुकती थोड़ी है, जैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है सब जगह, तो ऐसे थोड़ी कि भाई 6 महीने के लिए आयु को रोक दिया, नहीं, समय और आयु कभी रुकते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, नित्यज्ञ है, निरंतर चलने वाले, इसलिए इसको नित्यज्ञ बोला गया। अनुबंध अर्थात आयु का शरीर के साथ संबंध तथा शरीर के एक दूसरे से प्राणों के साथ अमुंद क्या रहता है, अनुबंध। किस तरीके से,
आयु के लक्षण के अनुसार जीवित के साथ अनुबंधित रहने वाला है, शरीर को धारण करने वाला बताया गया है। अनुबंध इस तरीके से ऐसा बोलते हैं ना, बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड समाप्त हो गया जीवन के साथ तो आयु समाप्त हो जाएगी। मतलब जो चेतन है, जो जीव है, जिसकी वजह से मतलब आत्मा के साथ उसका अनुबंध है, बॉन्ड है, अगर वो निकल गया शरीर के साथ, आत्मा बाहर निकल गई तो ये अनुबंध टूट जाएगा और शरीर समाप्त हो जाएगा। उसको डिकम्पोजिट करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उसको दफनाना पड़ेगा। इसलिए ये अनुबंध है। आयु शरीर के साथ अनुबंध है, जब तक अनुबंध है तब तक आयु है, अनुबंध समाप्त, आयु समाप्त। इस तरीके से आयु के 4 पर्यायवाची हैं। अब देखो, अब तक आयु के भेद वही है, सुख आयु, दुख आयु। अब यहाँ पे देखो डिटेल में बताया। बहुत से बच्चों के डाउट हो रहे थे ना कि भाई सुख आयु का मीनिंग क्या है। मैंने वहाँ पे एक नॉर्मली आपको जर्नली इंट्रोडक्शन दिया था। अब डिटेल में स्टडी करेंगे। सुख आयु, जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, विशेषतः सदैव युवा के समान दिखाई देने वाला, शरीर में बल एवं वीर्य उत्तम मात्रा में हो, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्राकार्मी, ज्ञान विज्ञान में संपूर्ण हो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो, इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य पूर्ण होते हों। मैंने एक बात बताई थी, इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य पूर्ण हो। इसी बात में सभी बातों का समावेश हो जाता है। कैसे? अब ध्यान से देखो, जो मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक, बॉडी उसकी फिट है एकदम, लेकिन मानसिक, बहुत से व्यक्ति पूरी बॉडी उसकी एकदम फिट है, शारीरिक फिटनेस है, लेकिन मानसिक पागल भी तो होते हैं, साइको भी तो होते हैं। आजकल साइको किलरों की मूवी देखी होगी आपने, कितने खतरनाक साइको किलर होते हैं। उनका माइंड भी अच्छा होता है लेकिन फिर भी साइको होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनसे रहित हो, मतलब ऐसे रोग नहीं होने चाहिए। सदैव युवा के समान। हमारे टीचर हैं अष्टांग हृदय के यूनिवर्सिटी में, अगले साल उनका रिटायरमेंट है, फिर भी आज युवा के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद का पालन किया है। उनके चेहरे पे एक रौनक है, एकदम चमकवान है, प्रकाशवान, मतलब चेहरा एकदम चमकता है। तो ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र बढ़ती है, लेकिन उनके चेहरे पे दिखता नहीं है उम्र का प्रभाव। इसलिए बोला है कि विशेष सदैव युवा के समान दिखाई देने वाला, शरीर में बल एवं वीर्य उत्तम मात्रा में हो, मतलब एक तरीके से बलशाली हो। इसमें इसकी आप इसको ऐसे मत समझना कि भाई मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, नहीं, उसमें मतलब पतला हो तो भी, लेकिन उसमें बल होना चाहिए। बल यानी उसमें सामर्थ्य होना चाहिए चीज़ का। यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रकार में, ज्ञान विज्ञान में संपन्न हो। अब ऐसे तो है नहीं राजा महाराजाओं की तरह यशस्वी, ज्ञान संपन्न। देखो, सुख आयु किसी की एक आइडियल आयु है, मतलब बोलते हैं ना कि इस तरीके से आइडियल कि ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें डिफेक्ट तो होती हैं। यशस्वी भी होता है, अपने परिवार में मान सम्मान पाता है, प्राप्त करता है, ठीक है। पराक्रमी भी होता है, अपने परिवार पे जब भी संकट आता है तो वो अपने परिवार के लिए लड़ता है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान से संपन्न, जो जिस क्षेत्र में, जैसे कि वो कोई टीचर है तो टीचर वाले क्षेत्र में, कोई आयुर्वेदा में तो आयुर्वेद वाले क्षेत्र में, कोई पुलिस में है, कोई फौजी है, तो अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो। इंद्रिया से मतलब है जिसकी आँख बिल्कुल सही हो, कान उसको सुनने वाले हों, जीभ का रस का अनुवासन सही होने वाला हो, त्वचा स्पर्श का अनुवासन सही हो, मतलब सारी इंद्रियां सही ढंग से काम करने वाली हो। जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। धन संपत्ति सभी प्रकार की, कि वो मतलब एक तरीके से उसका परिवार भी होना चाहिए, उसका सब कुछ, इतना भी पैसा नहीं कि वही भूख बढ़ती जाए, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा तृष्णा, लेकिन सभी प्रकार की धन संपत्ति कि वो खुश रहे, संतुष्ट रहे उस चीज़ में, इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य हैं, और जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है, तो उसकी सुख आयु ही है ना, उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहा जाता है। अब आती है दुख आयु। उपरोक्त लक्षणों का मतलब है जो भी सुख आयु में बताया है उसके विपरीत जिस व्यक्ति का कार्य एवं बलादि होते हैं उसे विपरीत शारीरिक मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं उसे दुख आयु कहा जाता है। हर तरह से दुखी होना ही दुख आयु है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है लेकिन मानसिक रूप से साइको है, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको, उसका बल और वीर्य उत्तम मात्रा में नहीं है, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रकार में, मतलब परिवार पे कोई संकट आया तो वो उसको संकट की जगह दूर करने की बजाय उसको छिप गया, उसके मतलब एक तरह से भाग गया, उस परेशानी का सामना नहीं किया उसने, तो एक तरह बहुत सारी, ऐसे नहीं कि सारे ही गुणों में फेल हो, एक तो गुणों में फेल हो सकता है, तो वो दुखायु है। तो सिंपल सी बात है, उपरोक्त लक्षणों के विपरीत जो भी लक्षण है वो दुखायु के हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब तीसरी आयु में, हित आयु। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला हो। मैंने एक ही बात बताया, हित आयु, संपूर्ण प्राणी मात्र का मतलब एक तरह से दयावान,
मैंने जो बताया ना वो सही था ना एकदम। दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो, मतलब एक तरीके से सात्विक व्यक्ति, सात्विक प्रकृति समझते हो ना, संत ज्ञानी ऋषि मुनि, उस तरह का व्यक्ति हो कि समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सभी सत्य बोलो, कभी झूठ का सहारा मत लो, हिंसा मत करो, वो सारे गुण। सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, क्रोध ईर्ष्या मद अभिमान आदि वेगों को धारण करने वाला हो, दान तप ज्ञान और शांति में तत्पर रहने वाला हो, और मनुष्य की आयु को हितायु खाए। एक सिंपल सी बात आप याद करने की क्या जरूरत है, मैंने आपको इतना क्लियरली बताया कि ऑटोमेटिक लिख सकते हो, सोच के भी लिख सकते हो। इसमें दूसरों का, वो ऐसे सोचता है कि भाई तू खुश तो मैं खुश, ठीक है, दूसरों का हित तो मेरा हित, समाज का हित तो मेरा हित, वो है हितायु। और अहितायु क्या होती है? उपरोक्त हितायु के विपरीत लक्षण वाले मनुष्य को अहितायु, मतलब ईर्ष्या द्वेष, दूसरों का भला बुला करने वाला, दूसरे चोरी करने वाला, छल कपट करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, हर तरीके से दूसरों का विनाश करने वाला, वो सब अहितायु। आप इसमें लिख सकते हो अपनी मर्जी से भी। क्रोध को धारण करने का मतलब होता है कि क्रोध आना नहीं चाहिए। धारण करने का मतलब है, देखो इसमें आएगा क्रोध ईर्ष्या मद अभिमान। क्रोध यानी क्रोध, किसी व्यक्ति पे क्रोध नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। धारण का मतलब है अपने अंदर धारण करना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, ना मन में आना चाहिए, मतलब इनको धारण कर लेना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति ना मन में उनको हावी होने दो, ना सामने वाले के ऊपर अभी आने दो, मतलब इनको धारण कर लो कि कभी अपने चीज़ में है ही नहीं, इनको बाहर प्रकट मत करो, मन पे भी प्रकट मत होने दो, ठीक है। इस तरीके से आज अपन इतनी करेंगे। आज अपन ने किया था आयुर्वेद, आयु और आयु के 4 प्रकार, ठीक है। ये अपनी डेमो क्लास है। मैं ये सारी पीडीएफ आपको जो व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कराएगा, अब देखो रजिस्ट्रेशन 120 बच्चे हैं ग्रुप में, क्लास में तो मात्र 54 बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि जिन्होंने अष्टांग हृदय की क्लास लिया ना, वो बच्चे तो आए नहीं जो डेमो क्लास लेने के लिए, उनको पता है कि कैसे स्टडी कराता हूँ मैं, तो ऑलरेडी से रजिस्ट्रेशन है। तो मैं ओनली 90 बच्चे लूँगा क्लास में, ज़्यादा बच्चे नहीं लूँगा, ओनली 90 बच्चे। अब 120 में जो बच्चा पहले आएगा क्लास में, ठीक है, जो बच्चा पहले आएगा क्लास में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या होती है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये सारी पीडीएफ, सारे डाउट डिस्कशन, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट लिखोगे मैं उसका आंसर दूंगा। ये तो एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तब अच्छे एग्जाम्पल हैं, अच्छे उदाहरण हैं। तो एक एक चीज़, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैंने नोट्स के साथ क्वेश्चन ही बनाए हैं, क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हर तरीके से हेल्प मिलेगी आपको। आई होप आपको एक क्लास हेल्पफुल मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन कराइए क्लास में, ग्रुप में आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।